Hello friends, I'm Rishabh Mittal from Brain Maker Coaching Classes. Today we are discuss about the constitutional schedule of the India. अगर हम बात करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें शेड्यूल्स का जो डिस्क्राइब किया गया है हमारे जो पार्लियामेंट है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, कि कैसे वर्क करते हैं और इसको सीक्वेंस वाइज कैसे याद किया जा सकता है। फर्स्ट अगर हम बात करें हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ है, 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ है वो हमारा है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो 8 शेड्यूल्स थे, कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। बट आज इनकी जो संख्या है वो हो गई है 12। आज इनकी जो संख्या है वो 12 हो गई है। तो हमारे पार्लियामेंट के पास पावर्स होती हैं अमेंडमेंट के रिलेटेड। तो इसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहती है। तो इस वजह से हमारा जो शेड्यूल्स है वो 8 से 12 हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से शेड्यूल्स हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट आ गया टेरिटरी। इसमें अगर बात करें, इसमें जो आपको पता ही है हमारी जो स्टेट होती है एंड यूटीज होती है, तो इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं इसको चेंज करने की अथॉरिटी, इसकी पावर है वो किसके पास होती है? तो वो पार्लियामेंट के पास होती है। तो इसके लिए जो हमारा एक एक्ट बना हुआ है, जो हमारा पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है, जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो 1956 में 1956 में हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमारी पार्लियामेंट है वो स्टेट में या किसी भी यूटीज में की बाउंड्रीज है उसको चेंज कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर हमारी जो पार्लियामेंट है, अगर हमारी को पार्लियामेंट है किसी भी स्टेट या यूटीज की बाउंड्रीज में चेंजेस करते हैं, तो उसको जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि वो जो बाउंड्रीज है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमोल्यूमेंट्स की बात करें, इसमें क्या आता है? इसमें सैलरीज आती हैं, अलाउंसेस आते हैं जो कि हमारे दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट हो गया, और स्पीकर्स हो गए, स्पीकर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल। तो इसके जो स्पीकर्स हैं उनको भी, प्लस जो जजेस होते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो इनकी जो सैलरी है वो हमारे सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग दी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात जिसका ध्यान रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, आपको पता ही है हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें जो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, जो जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता है। और जो राज्यसभा का जो स्पीकर होता है उसको चेयरपर्सन भी बोला जाता है, चेयरमैन, उसको चेयरमैन भी बोला जाता है।
और वो वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। वो चेयरमैन भी होता है पर वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, बट वो एक टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फुलफिल करता है। तो इस वजह से अगर हम जो स्पीकर है वो एज ए चेयरमैन वर्क कर रहे हैं तो उनकी सैलरी है उनको वो चेयरमैन के तौर पे दी जाएगी। अगर वो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं तो उनकी जो सैलरी है वो वाइस प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर अफर्मेशन की बात करें तो इसमें जो है ओथ का डिस्क्राइब किया, इसके बारे में ओथ के बारे में बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि शपथ है ऑल मिनिस्टर्स, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, ऑल मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स आगे चाहे वो यूनियन का हो चाहे वो स्टेट का हो, सभी ऑल एमपीज, सभी एमपीज आगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, एंड ऑल एमएलए या एमएलसी एंड ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो उनकी जो ओथ है वो किसमें डिस्क्राइब की गई है? थर्ड शेड्यूल में। एक इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें, अगर हम इस बात करें इसमें प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है या नहीं, अगर हमसे पूछा जाए कि थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है कि या नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनकी ओथ है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी ओथ के बारे में कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? तो उसको डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल सॉरी उसको डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में हमारे जो प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में आर्टिकल 69 में डिस्क्राइब किया गया है। और गवर्नर है, जो हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट है, उनकी जो ओथ है वो है आर्टिकल 159। तो इसमें जो है हमारे जो थर्ड शेड्यूल में ध्यान रखेगा कि हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग जो है ओथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीट्स ऑफ राज्यसभा के बारे में बात करें तो इसमें जो है इस एरिया के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही जो सीट्स हैं वो डिवाइड की जाती हैं। जैसे कि हम बात करें जो हमारे पॉपुलेशन है, आपको पता ही है हमारे इंडिया के सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। बट अगर हम सीट्स के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो इस वजह से जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो सीट्स हैं वो राज्यसभा में सबसे ज्यादा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा की सीट्स होती हैं वो पॉपुलेशन के बेस पे ही डिवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम शेड्यूल एरिया के बारे में बात करें। इसमें जो वर्क है, जो शेड्यूल कास्ट है या माइनॉरिटी है उसके बारे में जो भी काम किया जाता है तो वो फिफ्थ शेड्यूल में के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिफ्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक काउंसिल का भी गठन किया गया है जिसको बोलते हैं TAC, मीन्स ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल।
इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर ही ये TAC का गठन किया गया है जो कि इसके रिगार्डिंग काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर शेड्यूल एरिया, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर शेड्यूल एरियाज की। तो इसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो फर्स्ट है असम, नेक्स्ट है मेघालय, थर्ड है त्रिपुरा, और लास्ट है मिजोरम। तो ये जो चार स्टेट है इनको अदर शेड्यूल एरिया में रखा गया है। अगर हम बात करें कि इनको क्यों रखा गया है, तो इनका जो कल्चर है वो हमारे अदर स्टेट के मुकाबले बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। तो इस वजह से इनको अदर शेड्यूल एरिया में रखा गया है ताकि इनके जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आ गया फेडरल सिस्टम। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, एक चीज जो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का जो वर्ड का प्रयोग है, यूज है, नहीं किया गया है। तो, तो इसका जो मीनिंग है, बेसिकली मीनिंग है इसका जो वो है डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर। तो आपको पता ही है हमारे जो डिवीजन ऑफ पावर्स में कुछ पावर्स हैं, जो पावर्स हैं वो डिवाइड कर दी गई हैं। कुछ पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बट बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट पे है जो जो काम है, जो भी निर्णय लेती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका निर्णय स्टेट गवर्नमेंट लेती है। बट इसके अलावा एक और कॉन्करेंट लिस्ट है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसको एक्सप्लेन करता हूं कि जो लिस्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट, ओके, नेक्स्ट स्टेट लिस्ट, और थर्ड है कॉन्क्रीट लिस्ट, नेक्स्ट लास्ट है कॉन्क्रेंट कॉन्करेंट लिस्ट। फर्स्ट है सेंटर या यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। अगर हम सेंटर लिस्ट की बात करें तो इसमें 100 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। और अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें इसमें 61 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। और उसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें जो है 52 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर डिसीजन जो सेंटर प्लस स्टेट मिलके लेती है। बट एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो सेंटर है वो उसके पास इसके रिगार्डिंग ज्यादा पावर्स हैं कि वो डिसीजन ले सकती है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज दी गई थी, बट अब ये कितनी हो गई हैं 22। अब ये 22 हो गई हैं। इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में 3 अमेंडमेंट हुए हैं। कितने अमेंडमेंट हुए हैं इसके रिगार्डिंग? 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था
1967 में, जो क्या था 1967 में। और सेकंड है जो, वो है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1992 में, जो कि आया था 1992 में। और जो थर्ड है, जो कि आया था, जो कि है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 2003 में, जो आया था 2003 में। एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमको पूछ लिया जाता है कि हमारे जो कितनी लैंग्वेज है, वो कौन से अमेंडमेंट में कितनी लैंग्वेज है वो ली गई। तो याद रखिएगा, हमारे जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी लैंग्वेज के बिहाफ पर, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें एक लैंग्वेज थी वो अडॉप्ट की गई थी। और जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें 3 लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। और लास्ट में 4th लैंग्वेज है जिसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारी इंग्लिश है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है इसको नहीं दिया गया है। बट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में, अगर हमको कोई भी केस फिल करना है तो उसके लिए हमको इंग्लिश में ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है केस फिल करना होगा। तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमारे इंग्लिश को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त है या नहीं। तो हम बोलेंगे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को कॉन्स्टिट्यूशनल जो दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म की, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि आया था 1951 को। तो इसको याद रखिएगा कि हमारा जो लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 को। आपको पता ही है जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, वो सबसे पहले फंडामेंटल राइट होती थी, बट बाद में उसको एक लीगल राइट के रूप में चेंज कर दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू। इसके रिगार्डिंग एक केस भी आया था, आपको पता ही है कि केशवानंद भारती केस आया था, जिसमें ये बोला गया था कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं हो सकती, पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो आपको पता ही है जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ में ये कब लाया गया था। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 को लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में। इसमें सारे एमपीज आ जाते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। सभी एमएलए एंड एमएलसी भी आते हैं। सभी एमएलए सभी एमएलसी आते हैं जो कि इसके दायरे में आते हैं। इसके दायरे में एक इम्पोर्टेंट बात जो हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है कि आपको पता है कि हमारे जो एमएलएज हैं वो सारे हैं, जो एमएलए एमपीज हैं वो इसके दायरे में आते हैं। अगर किसी भी पार्टी में अगर कोई भी मेंबर्स है, अगर किसी पार्टी के मेंबर्स वो 2/3 की मेजोरिटी से पार्टी को छोड़ते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ वर्क नहीं करेगा। ये चीज जो आपको नोट करना चाहिए कि 2/3 की मेजोरिटी से अगर कोई मेंबर्स हैं वो पार्टी में रिजाइन देते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करेगा। अगर कोई मेंबर अपनी पर्सनल जो
बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई पार्टी को छोड़ता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ काम करेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर इलेक्शंस के बाद कोई मेंबर अगर कोई अदर पार्टी ज्वाइन करता है तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जो आपको पता ही है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया, तो वो था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब आया था, 1992 में आया था। 1992 में आया था। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने सब्जेक्ट हैं, वो 29 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर पंचायती राज काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें, म्यूनिसिपैलिटी की अगर हम बात करें तो ये भी जो है हमारा, इसको 12th शेड्यूल में रखा गया है, जो कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था, जो कि हुआ था 1993। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसको 1992 भी बोला जाता है। तो क्यों, क्योंकि ये 1992 में पास हो गया था बट इंप्लीमेंट हुआ था वो 1993 में हुआ था। जो राष्ट्रपति ने साइन किए थे वो 1993 में किए थे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सब्जेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट, 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो आई होप आपको जो मैंने करवाया है, जो मैंने शेड्यूल्स करवाए हैं उनको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको सीक्वेंस से याद करना चाहते हैं तो इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, T for territory, E for emolument, A for affirmation, R for Rajya Sabha, S for schedule area, O for other schedule area, F for federal system, O for official language, L for land reform, D for एंटी डिफेक्शन लॉ। D for आपको ध्यान रखना है, D for एंटी डिफेक्शन लॉ, P for पंचायती राज एंड M for म्यूनिसिपैलिटीज। तो आई होप आपको ये ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक आप 2-3 बार आप इसको लर्न करोगे तो आपको ये याद हो जाएगी, आपको सीक्वेंस वाइज याद रखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप आपको हमारा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, ठीक है। ये जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि जिसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, तो उसमें ये डाल दी जाएगी, आप चाहे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।